जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज देश भर की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इनमें झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बक्सनगर और धानपुर, उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड के बागेश्वर और पश्चिम बंगाल की धुपगुरी सीट शामिल है। इन 7 सीटों पर त्रिपुरा की दोनों सीटों और उत्तराखंड की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के घोसी की सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। केरल में कांग्रेस का उम्मीदवार जीता और पश्चिम बंगाल में तृणमूल को जीत मिली। और झारखंड की डुमरी सीट में आप सब जानते हैं कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी चुनाव जीत गई हैं। यानी राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंडिया अलायंस बनाम एनडीए का स्कोर 4 के मुकाबले 3 रहा है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि त्रिपुरा और उत्तराखंड छोटे राज्य हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं और उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, झारखंड में 14 और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। यानी बड़े राज्यों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी है। ये सभी दल इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। यानी उपचुनाव के नतीजे इंडिया अलायंस को सुकून देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं। और आने वाले आम चुनाव के लिए इंडिया अलायंस के नेता इस नतीजे से उत्साहित हो सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे डुमरी उपचुनाव की। दोस्तों, डुमरी के उपचुनाव के नतीजे ने बहुत सारी चीजें साफ कर दी हैं, बहुत सारी चीजों पर से पर्दा हटा दिया है। और बहुत सारे लोग जिन गलतफहमियों को लेकर जी रहे थे, आंकड़े देखकर समीकरण बना रहे थे, उनके आधार पर भविष्यवाणियां भी कर रहे थे, उन सबको झुठलाते हुए डुमरी के मतदाताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और राज्य की उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी को 17,153 वोटों से जीत दिला दी है। इस उपचुनाव की दोस्तों खास बात यह रही कि 2019 के चुनाव में 34,288 वोटों से चुनाव जीतने वाले जगन्नाथ महतो, जो बेबी देवी के पति थे, उनको कुल 71,128 वोट ही मिले थे। लेकिन फिर भी वह बेबी देवी की तुलना में लगभग दोगुने वोटों के अंतर से जीतने में सफल रहे थे। यानी 34,000 से ज्यादा का मार्जिन था। 2019 के चुनाव में आजसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी को 36,840 और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार साहू को 36,013 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में डुमरी में वैलिड वोटों यानी वैध मतों की संख्या 1,90,289 थी। वहीं 2023 के उपचुनाव में कुल वैध मतों की संख्या रही 1,93,826। यानी 2019 के मुकाबले 2023 में 3,613 वोट ही ज्यादा पड़े। लेकिन चुनाव बिल्कुल आमने सामने का था, डायरेक्ट फाइट हो गई। इसलिए दोनों प्रमुख उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले। बेबी देवी को कुल 1,03,17 वोट आए और आजसू की यशोदा देवी को 83,164। वहीं 2019 में लगभग इतने ही वोट पड़ने के बावजूद जगन्नाथ महतो 71,128 वोट ही ला सके थे। इसका कारण यह था दोस्तों कि 2019 के चुनाव में डुमरी सीट पर 15 उम्मीदवार मैदान में थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो 71,128 वोट लाए थे। आजसू पार्टी की यशोदा देवी 36,840, भारतीय जनता पार्टी के पीके साहू 36,013, एआईएमआईएम के मोबिन रिजवी 24,132 और जदयू के लालचंद महतो 5,219 वोट लाए थे। इसके अलावा बाकी 11 उम्मीदवारों को और नोटा को मिलाकर कुल 15,645 वोट मिले थे। इनमें लालचंद महतो को मिले वोटों को जोड़ दिया जाए तो जेएमएम, आजसू, बीजेपी और एआईएमआईएम को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के बीच 20,804 वोटों का बंटवारा हुआ था। 2023 का उपचुनाव दोस्तों इस कदर डायरेक्ट हुआ कि इस बार के चुनाव में नोटा तीसरे नंबर पर आ गया। 2023 के डुमरी उपचुनाव में नोटा के पक्ष में 3,650 वोट पड़े,
जबकि चर्चा में चल रहे एआईएमआईएम के मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी को मात्र 3,472 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। रिजवी की पतंग ने 2019 के चुनाव में 24,132 वोटों की ऊंची उड़ान भरी थी और उसी उड़ान के बलबूते ही यह माना जा रहा था, अंदाज लगाया जा रहा था कि रिजवी इस बार खेल बिगाड़ेंगे और अगर उन्होंने पिछला प्रदर्शन रिपीट कर दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को दिक्कत हो सकती है। और यह बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि आज काउंटिंग में वोटों का अगर हिसाब किताब देखें तो मोबिन रिजवी को 2019 में मिले वोटों की अहमियत आपको समझ में आ जाएगी। पिछले चुनाव के मुकाबले मोबिन रिजवी को 2023 के उपचुनाव में 20,660 वोटों का घाटा हुआ। 20,660 वोट उनको कम मिले हैं और जेएमएम की बेबी देवी और आजसू पार्टी की यशोदा देवी के बीच वोटों का अंतर है 17,163। तो दोस्तों, अब इसका मतलब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि इस उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने बेबी देवी की जीत की इबारत लिखी है, क्योंकि 2019 में जहां लालचंद महतो को मिलाकर 20,000 से ज्यादा वोट एक दर्जन उम्मीदवारों में बंट गए थे, वहीं 2023 के उपचुनाव में नोटा और बाकी उम्मीदवारों को मिलाकर मात्र 6,873 वोटों का ही बंटवारा हुआ है। लेकिन सारा फर्क मुस्लिम वोटरों ने पैदा कर दिया और जाहिर है कि मुस्लिम वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी की तरफ शिफ्ट हो गए। 2019 और 2023 के चुनाव के बीच अंतर यह आया कि 2019 में मुस्लिम वोटर एआईएमआईएम के जरिए एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने की कोशिश में थे, लेकिन इस उपचुनाव में उन्हें इंडिया अलायंस या एनडीए में से किसी एक को चुनना था और जाहिर है कि यह कोई मुश्किल फैसला, मुश्किल चुनाव नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि आजसू एनडीए के फोल्डर में है, भाजपा का जोड़ीदार है और जाहिर है मुसलमानों का वोट उसी को मिलेगा जो बीजेपी को हराएगा। इसलिए ओवैसी जैसे बड़े नेता के आने के बाद भी मुसलमानों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाने का विकल्प चुना। 2019 के चुनाव में दोस्तों आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को मिले वोटों को जोड़कर कुल 72,853 वोट मिले थे। इस बार भाजपा और आजसू की साझा प्रत्याशी के रूप में यशोदा देवी मैदान में थी और उन्होंने कुल 83,164 वोट हासिल किए। लेकिन बेबी देवी ने तो इस उपचुनाव में अपने पति की तुलना में 29,189 29,189 वोट ज्यादा हासिल किए। तो दोस्तों, जो लोग यह कैलकुलेशन कर रहे थे कि जगन्नाथ महतो से ज्यादा वोट 2019 में बीजेपी और आजसू के कैंडिडेट मिलकर लाए थे और इसलिए वह इस उपचुनाव में भारी पड़ेंगे, वैसे लोग चुनाव में जमीनी परिस्थितियों को मापने में, उनका आकलन करने में चूक गए। और ऐसा तब होता है जब आदमी घर में बैठकर, दफ्तर में बैठकर आंकड़ों को देखकर भविष्यवाणी करता है। ऐसी ही भविष्यवाणी 2019 के चुनाव में राजनीतिक पंडित जमशेदपुर पूर्वी के चुनाव को लेकर कर रहे थे। जब रघुवर दास मंत्रिमंडल के मंत्री सरयू राय बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर रघुवर दास के खिलाफ उन्हीं के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ गए थे, तब भी ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र से यानी जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1 लाख वोटों से ज्यादा की लीड मिली थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में खुद रघुवर दास 70,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। फिर निर्दलीय सरयू राय दूसरे क्षेत्र में जाकर उन्हें कैसे हरा सकते हैं, लोग ये पूछते थे। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो सरयू राय ने रघुवर दास को 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। तो दोस्तों, जमीनी हकीकत हमेशा आंकड़ों से अलहदा होती है, जुदा होती है और 2023 का डुमरी का उपचुनाव यही सबक देकर गया है कि कमरे में बैठकर टेबुलेशन करने से, कैलकुलेशन करने से चुनाव नहीं जीते जाते। अगर यह कैलकुलेशन 2019 के आधार पर फिट बैठता तो आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी को 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी और आजसू की संयुक्त ताकत होने के बावजूद जहां यशोदा देवी ने पिछले विधानसभा चुनाव के
संयुक्त वोटों की तुलना में, यानी बीजेपी और आजसू को मिले संयुक्त वोटों की तुलना में मात्र 10,311 वोटों का इजाफा किया। वहीं बेबी देवी ने अपने पति दिवंगत जगन्नाथ महतो से 29,189 वोट ज्यादा हासिल किए। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि डुमरी में मतदाता हेमंत सोरेन के कामकाज से संतुष्ट हैं, खुश हैं, और जगन्नाथ महतो से उनका प्रेम था, लगाव था, जो सहानुभूति के रूप में बेबी देवी को मिला। ये कंबाइंड फैक्टर हो गया। अब भले इसको भाजपा और आजसू के नेता सत्ता का दुरुपयोग करके हासिल की गई जीत बताएं, पैसा बहाकर हासिल की गई जीत बताएं, लेकिन दोस्तों इससे परिणाम नहीं बदल जाता, हकीकत नहीं बदल जाती। डुमरी की जीत ने यकीनन सत्ता पक्ष का हौसला बुलंद किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह आने वाले लोकसभा चुनाव में जो कुछ ही महीनों बाद होने वाला है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है, जो लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार दोस्तों बीजेपी ने आजसू को कोई लोकसभा सीट लड़ने के लिए दी थी, और वह सीट थी गिरिडीह की सीट, जिसके अंतर्गत डुमरी आता है। और गिरिडीह से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीत गए थे, बड़े अंतर से जीते थे। लेकिन डुमरी के इस उपचुनाव में वोटरों का कहना था कि चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई ही नहीं देते हैं, विकास की योजनाओं में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। डुमरी के वोटरों का यह भी कहना था कि आप पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, आपको सांसद का शायद ही कोई शिलापट नजर आए, जबकि जगन्नाथ महतो ने इलाके में विकास के इतने काम किए हैं कि उनको गिनाना भी मुश्किल है। तो चंद्र प्रकाश चौधरी की कार्यशैली, जीतने के बाद उनका क्षेत्र से दूर हो जाना और मतदाताओं से कट जाना भी एक कारण बताया जा रहा है। नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि जिस आजसू और भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी जी जान से जुटी थी। तीन तीन पूर्व मुख्यमंत्री को उसने उतारा था वहां चुनाव प्रचार में। बाबूलाल मरांडी लगातार सभाएं कर रहे थे। रघुवर दास ने 3-4 दिन वहां कैंप किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी वहां गए। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी गए। सुदेश महतो के साथ साथ आजसू का तो खैर पूरा कुनबा ही डुमरी में जुटा था, डटा हुआ था। तो फिर आखिर क्या कारण रहा? यशोदा देवी 17,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गई, जबकि पहले हर कोई इस मुकाबले को कांटे का मुकाबला बता रहा था। तो दोस्तों 17,000 का मार्जिन विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल ही कम नहीं होता है। तो अब यह बीजेपी के लिए भी मंथन करने का समय है कि वह आत्ममुग्धता से बाहर निकले। यह सोच लेना कि मोदी के नाम पर हमेशा चुनाव जीत जाएंगे, यह 2024 में झारखंड में भाजपा की बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट हुए हैं और यह बात चल रही है कि भाजपा या एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार होगा, तो बीजेपी को हराना बिल्कुल संभव है, क्योंकि भाजपा अपराजय नहीं है, इनविंसिबल नहीं है। डुमरी में यह बात दिख गई। 2019 में डुमरी में कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, और टॉप 3 उम्मीदवारों को छोड़ दें तो 20,000 से ज्यादा वोट इनके बीच बट गए थे। लेकिन 2023 के उपचुनाव में मात्र 6 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में थे, और इसमें भी नोटा तीसरे नंबर पर रहा, और मात्र 6,000 के आसपास ही वोटों का बंटवारा हुआ। मोबिन रिजवी को मिले वोटों को भी अगर इसमें जोड़ दें तो भी यह आंकड़ा 10,000 के आसपास नहीं पहुंचता है। इसका मतलब है कि सीधा मुकाबला हो, डायरेक्ट फाइट हो, तो बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार को हराना संभव है। और अब यह एक नैरेटिव के रूप में स्थापित हो सकता है आज जो 7 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद। तो दोस्तों हेमंत सोरेन डुमरी के लिटमस टेस्ट में पूरे नंबरों से पास हो गए हैं, और अब वह कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस एनडीए को पटकनी देने के लिए, भाजपा को पटकनी देने के लिए तैयार है। लेकिन भाजपा की बात करें दोस्तों, तो भाजपा के पास इससे निपटने की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी असमंजस में, ऊहापोह में दिखाई देती है। वहां महत्वपूर्ण फैसले नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी का जो सबसे प्रमुख नेता है वह 14 साल भाजपा विरोध की राजनीति करके लौटा है।
कभी कुतुब मीनार से कूदने की बात की है, कभी मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहरीले बयान दिए हैं और कभी 2014 से 2019 तक रघुवर दास की भाजपा सरकार के खिलाफ मुकदमे किए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोप लगाए हैं, ऑडियो क्लिपिंग वायरल किया है। तो वैसे बाबूलाल मरांडी के ऊपर अब भाजपा का रथ हाँकने की जिम्मेदारी आ गई है। वही चुनाव में भाजपा के सारथी हैं। ऐसे में लगातार विपक्षी खेमा उन पर हमले कर रहा है, उनको पुराने बयानों की याद दिला रहा है, उनके पेपर कटिंग और वीडियो वायरल कर रहा है। जिस हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे थे रघुवर दास सरकार के ऊपर, उसका ऑडियो उन्होंने पब्लिक किया था। अब जेएमएम उन्हीं ऑडियो को लेकर उनसे सवाल पूछ रहा है। उनके करीबी लोगों के दागी लोगों से व्यवसायिक संबंधों को लेकर उन्हें घेर रहा है। कहीं न कहीं ये स्थिति भाजपा के लिए थोड़ी असुविधाजनक है, थोड़ी असहज है। बीजेपी के दूसरे प्रमुख नेता है दोस्तों रघुवर दास। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत आता दिख रहा था। भाजपा को अनुमान था कि 50 से ऊपर सीटें आएंगी, 65 पार का नारा भी चल रहा था। लेकिन मनमाने फैसलों की वजह से बीजेपी 25 सीटों पर आ गई। रघुवर दास का इसमें बड़ा योगदान था। फिलहाल रघुवर दास झारखंड में बीजेपी के सबसे बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सबसे बड़ा गैर आदिवासी चेहरा है। लेकिन फिलहाल वे जमशेदपुर पूर्वी में सरयू राय से उलझने में और सूर्य मंदिर की राजनीति में अपने साथ साथ जमशेदपुर महानगर भाजपा की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर झारखंड भाजपा इसी ढर्रे पर चलती रही तो आने वाले चुनाव में उसकी राह आसान बिल्कुल नहीं होने जा रही है। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में, कैडर बेस्ड पार्टी कही जाने वाली भाजपा में आलम यह है दोस्तों कि विधायक दल का नेता नहीं चुना जा सका। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद नए नेता के चुनाव के लिए बैठक हुई थी, लेकिन उसमें मतभेद हो गया, विवाद हो गया। पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन टाल दिया गया और यही स्थिति बाबूलाल मरांडी की नई कार्य समिति की घोषणा की है। 2 महीने से वे अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। तो डुमरी की जीत, ईडी की जांच और विपक्ष के हमलों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन को, उनके कुनबे को एक नई एनर्जी देगी, नई ऊर्जा देगी, नया जोश भर देगी। साथ ही यह सत्ता में आने को बेताब, सत्ता में आने को आतुर भाजपा को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने का एक अवसर भी दे गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।